रिमाइंडर थ्योरम किस चीज का नाम है? या शेषफल प्रमेय। और फिर आ जाती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय किस बला का नाम है? अभी इसी से हम लोग उभरे ही थे। फिर एक नया मेथड आ जाता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या मध्य पद के विभाजन की तकनीक। अब ये सब किस बला का नाम है और कहां इसका यूज होता है? कहां फैक्टर थ्योरम लगनी है, कहां रिमाइंडर थ्योरम लगनी है, अरे लगनी भी है क्या नहीं लगनी है, या कहां ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, ये सब परेशान हो गए हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ठीक है, साल के आखिरी दिन हम लोग इसी से एक बार फिर से दो दो हाथ करते हैं और बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, शेषफल प्रमेय क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है, डिग्री जिसकी एक या एक से बड़ी हो या एक के बराबर हो, और a कोई रियल नंबर हो, तो अगर px को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर जो होता है वो fa हो जाता है, यानी सॉरी pa नहीं, fa नहीं, pa हो जाता है, और यहां पे भी pa हो जाएगा। यानी इस पॉलिनोमियल में इस x माइनस ए में a की वैल्यू आप रख देंगे तो हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा। कुल मिला के बात ये है। और हिंदी वाले बच्चों के लिए, अगर px एक बहुपद है जिसकी घात एक या एक से बड़ी या एक के बराबर है, तो यदि px को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेष जो है वो pa हो जाएगा। ठीक, अब पहले समझिए कि ये सब है क्या, आता कैसे है, और रिमाइंडर थ्योरम यहाँ लग कैसे गई। पहले हम इसी को समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आप लोगों ने भाग दिया होगा बचपन में, डिवाइड तो सबने किया है, और एक थ्योरम भी आप लोग जानते होंगे। कौन सी थ्योरम है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, सबने जानी होगी। आते हैं कैसे? अगर हमें 8 को 7 को मान लो, 7 को 2 से डिवाइड करना है, 2 3 6 आता है और एक बच जाता है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिविडेंड, या जिसे कहते हैं भाज्य। ये हो गया डिवाइजर, जिसे कहते हैं भाजक। ये हो गया क्वोशिएंट, जिसे कहते हैं भागफल। और ये हो गया, ये भाई साहब हो गए रिमाइंडर, जिसे कहते हैं शेष। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। और जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ रखा है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख रखा है कि जितने भी ये नंबर्स होते हैं ये कांस्टेंट हैं, और कांस्टेंट नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल हम लोगों ने जान रखा है क्या होता है। ठीक, तो अब अगर हम इसे और इसे इन सबको पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए जो डिवाइजर है, डिविडेंड है, इसे हम लोग ने px के फॉर्म में लिख दिया, तो px इक्वल टू, अब ये हो गया हमारा डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर को हम लोग कह सकते हैं dx कर लिया हम लोगों ने, ये लीजिए, और इनटू क्वोशिएंट को qx कर लिया और रिमाइंडर को rx कर लिया। हो गया ये px डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है। अब यही कंडीशन अगर रिमाइंडर थ्योरम में आ जाए, तो यही dx अगर x माइनस ए हो जाए, या क्या हो जाए, यही dx हमारा x माइनस ए हो जाए, तो कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, px इक्वल टू x माइनस ए qx प्लस rx। तो बच्चों, यही कंडीशन रिमाइंडर थ्योरम में सेटिस्फाई करती है। अगर ये कंडीशन दी हुई हो, ये स्थिति दी गई हो, तो हमें क्वोशिएंट या लॉन्ग डिवीजन मेथड पता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम rx को पता करना चाहे तो हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि rx में x की जगह हम a की वैल्यू भर देंगे और सॉल्व कर देंगे। अगर सॉल्व हो जाता है तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? रिमाइंडर पता चल जाएगा। अब इसका लाभ कहां होता है, फायदा कहां होता है? मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को ठीक है x माइनस 1 से डिवाइड किया जाए, तो भाई साहब बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा? यही आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इसे प्लस कर देते हैं, इसे माइनस कर देते हैं। आइए देखते हैं। हाँ, तो अब ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर नीचे भाग देना बचा जो है, इसे लिख देते हैं ऊपर एक्स, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। ठीक, अब ये कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3x माइनस 1। तो 3x अपॉन x करेंगे तो 3 बचेगा, और प्लस में 3 बचेगा तो प्लस 3 हो गया, और ये हो गया 3x माइनस 3 हो गया, साइन चेंज होगा, प्लस कैंसिल, और ये आ गया 2। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचा, तो आपने आंसर दिया लॉन्ग डिवीजन मेथड, यही
ट्रेडिशनल विधि या पुरानी विधि का इस्तेमाल करके कि गुरु जी हमारा रिमाइंडर जो है वो शेष जो है वो 2 आ गया। लेकिन अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है और हम ये जान रहे हैं कि x माइनस ए की जगह x माइनस 1 लिखा है और px जो हमारा वो ये है, यानी जो px हमारा है वो px एक्चुअली में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और x माइनस ए की जगह क्या लिखा है, x माइनस ए की जगह लिखा है x माइनस 1। तो अगर हमें rx पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा p की जगह 1 रख दें, तो p की जगह 1 रख देंगे तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और माइनस 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 कट गया और ये आ गया 2। तो ये बताइए आप लोग, ये इस तरह से सॉल्व करना ज्यादा आसान है कि इस तरह सॉल्व करना ज्यादा आसान है? ज्यादा लंबा मेथड कौन सा है, ये वाला या ये वाला? तो जाहिर सी बात है इसमें हमें भाग देना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, साइन चेंज करने में स्थिति खराब हो जाएगी। जब एग्जाम में बैठेंगे तो जिन बच्चों थोड़े को चीजें जल्दी नहीं समझ में आती हैं, जिन्हें मैथ कठिन लगती है, वैसे ही प्रेशर रहता है और ये सब चीजें करने में गलती होने के चांसेस ज्यादा है। और रही बात रिमाइंडर थ्योरम पता होने की, तो ये पता है कि भैया एक जगह 1 रख के हमारा आंसर आराम से निकल आएगा और हमसे पूछा वही चीज जा रही है जो हमें निकालनी है, तो ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई साहब रिमाइंडर थ्योरम की जरूरत बस खाली इतनी है कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। गणित हमेशा शॉर्ट में अगर चीजें निकल पाती तो निकालती है, यही आप लोग का लाभ है कि जल्दी से हमारा रिमाइंडर निकल जाता है। निकलेगा ऐसे भी, निकलेगा ऐसे भी, ऐसे 2 लाइन में निकलेगा, ऐसे पूरा लंबा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, फिर गलती होने के चांसेस, जहां हमने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया, लेंदी किया, गलती होने के चांसेस वहां बढ़ते जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब यही रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय, फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय में कब बदल जाती है, तो आइए उसको भी देखते हैं। इसको थोड़ा सा रब करते हैं और तब बताते हैं।
तो बच्चों अब एक कंडीशन हम लोग ये लेते हैं कि अगर रिमाइंडर हो जाए 0 तब क्या होगा। तो अगर एक ऐसी सिचुएशन आए जब ये रिमाइंडर 0 हो जाए तब क्या हो सकता है, तो उसको देखते हैं। तो थोड़ा सा इसे हमें बदलना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं, इसको माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें। इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। अब देखते हैं हमारा पूरा भाग चेंज हो जाएगा और डिवीजन भी बदल जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वही आएगा x, ठीक। तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस साइन और माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ आएगा माइनस 1, क्योंकि माइनस एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 बचेगा। तो आएगा माइनस एक्स प्लस 1 और ये साइन चेंज होने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट होके 0 दे देगा। यानी अभी भी वही रिमाइंडर थ्योरम। अगर सिचुएशन हमारा रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तब क्या सिचुएशन होगी, आइए देखते हैं बच्चों। तो उन्होंने क्या पढ़ा था, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए ब्रैकेट में क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा आर एक्स जब 0 हो गया, रिमाइंडर जब 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, मान लीजिए ये 0 हो गया, ठीक। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा, कंडीशन क्या बची, एक्स माइनस ए ब्रैकेट में सॉरी ये ब्रैकेट में क्यू एक्स, क्योंकि आर एक्स 0 हो गया तो उसे हमने हटा दिया। अब इससे क्या पता चला, x माइनस ए और क्यू एक्स दो ऐसे फैक्टर या गुणनखंड दिख रहे हैं जिनको गुणा करके हमें px मिल जाएगा। सेम सिचुएशन, अगर हम 2 से 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 8 मिलता है तो रिमाइंडर 0 मिल जाता है। तो डिवाइजर इक्वल टू 4 इंटू 2 कर देते हैं प्लस 0, या रिमाइंडर 0 हो गया तो 4 दूनी 8। तो वही चीज है कि डिविडेंड और डिवाइजर को मल्टीप्लाई, क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके हमें डिविडेंड मिल जा रहा है। ऐसी कंडीशन में यानी ये परफेक्टली डिविजिबल है, ये पूर्णतः विभाजित कर देता है, वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। और ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि x माइनस ए और क्यू एक्स px के फैक्टर या गुणनखंड है। इस कंडीशन में rx जब 0 हो गया यानी हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, तो जाहिर सी बात ये तो लॉजिकल चीज है, समझ में आ गया। यानी अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 8 आएगा और जाहिर सी बात है शेष 0 बचेगा। तो जब ये कंडीशन और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है और अगर हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगाना चाहें तो x माइनस ए अगर हम px की जगह यानी px में अब इसमें क्या है, अगर p ए निकालना चाहते हैं, पी ए यानी पी की जगह 1 रखते हैं तो जाहिर सी बात है हमें रिमाइंडर मिलेगा। यानी क्या है, हम एक तरह से ये अगर देखें तो हम आर एक्स को ही निकाल रहे हैं जो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम तो अभी भी अप्लाई होगी, क्यों, भले रिमाइंडर 0 आ रहा हो लेकिन रिमाइंडर थ्योरम तो अप्लाई होगी ना, क्योंकि हम x माइनस ए है यहाँ पे और पी एक्स भी है। तो हमें ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि x माइनस ए से अगर पी एक्स को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है वो पी ए हो जाता है। तो ए की जगह x माइनस ए की जगह अभी भी 1 है, x माइनस ए की जगह x माइनस 1 है और पी एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो पी एक्स की जगह अगर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें तो आर एक्स की या रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे, पी की जगह पी ए निकालेंगे, यानी इस पी एक्स की जगह 1 अगर 1 रख देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो क्या आएगा, रखते हैं 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और प्लस 1। तो माइनस 2 इंटू 1 ये कितना हो गया, 1 माइनस 2 प्लस 1, ये पूरा कट के 0 हो गया। तो बच्चों 0 आ गया, एक्चुअली में ये पी ए आ गया। कहने मतलब ये है आर एक्स जो है वो एक्चुअली में पी ए है। और यही हमारा सिचुएशन कंडीशन, यही हमारी फैक्टर थ्योरम में लग जाती है। क्यों, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पीए हमें 0 मिल जाता है, यानी एक्चुअल में हमने क्या किया, अगर हम पिछले वीडियो में, जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में अगर हम पहुंचे तो यही काम करके तो हम किसी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करते थे। याद आया, हम 0 कैसे फाइंड आउट करते थे, कोई ऐसा नंबर लेते थे जिससे वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता था, उसे ही हम 0 फाइंड आउट करना कहते थे या 0 शून्य निकालना कहते थे। तो एक्चुअल में हमने क्या किया, 0 फाइंड आउट कर दिया। ऐसी कंडीशन में हमने इस पॉलिनोमियल का 0 निकाल दिया। तो बस बच्चों इसी को हम अगर इंग्लिश और हिंदी भाषा में अगर कहते हैं तो इफ px is a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a is any real number then px is divided by x minus a, then if px is divided by x minus a then x minus is a factor if and only if p is equal to 0। और if and only if का मतलब क्या है, if and only if का मतलब बच्चों वाइस वर्सा, यानी अगर px को x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा pa 0 होगा, यानी रिमाइंडर। ये pa 0 का मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, pa 0 का मतलब क्या है, हम rx की ही बात कर रहे हैं। अब इसमें रिमाइंडर थ्योरम ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई है, इसलिए वो बार बार कह रहा है pa इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये pa है और pa इक्वल टू 0 का मतलब है, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिख दिया बच्चों रिमाइंडर इज 0। अगर x माइनस a px से x माइनस a से px को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये किसका रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आता है तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस a जो है वो px का फैक्टर है। एक ये कंडीशन हो गई। एक उल्टा तरह से पूछ लिया कि अच्छा ये बताइए अगर x माइनस a फैक्टर है
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शेष जो है या पी ए वो जीरो है? इसलिए इफ एंड ओनली इफ लगाया गया। यानी अगर कहा जाए अगर रिमाइंडर जीरो है तो हम ये कहेंगे एक्स माइनस ए पी ए का फैक्टर, पी एक्स का फैक्टर है, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर पी एक्स का फैक्टर एक्स माइनस ए है तो रिमाइंडर जीरो हो ही जाएगा। ये फैक्टर थ्योरम कहती है। यानी हमने कह दिया कि पी एक्स और एक्स माइनस फैक्टर है, जाहिर सी बात अगर फैक्टर है तो यहाँ पे आर एक्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगी कि पी एक्स, अगर मैं कह रहा हूँ एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है या इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड तो तभी हो सकता है जब यहाँ पे कोई जोड़ घटाना कुछ ना लगा हो, केवल गुणा गुणा हो। इसका मतलब आर एक्स को जीरो होना ही पड़ेगा। एक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी चीज क्या कहती है, अगर आर एक्स जीरो हो गया, अभी हमने ये लिख दिया, अगर आर एक्स या आर एक्स को हमने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दिया, पी ए जीरो हो गया, तो अगर ये जीरो हो गया तो हमें ये कंडीशन मिल गई। इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस ये फैक्टर है या गुणनखंड है इसका, यही कहने का मतलब है। तो इसमें अब कोई कंफ्यूजन या परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है। रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग कहां होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए। वही उपयोग भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का उपयोग ना करना पड़े, इसलिए हमने रिमाइंडर थ्योरम को इजाद किया। अब रिमाइंडर थ्योरम में भी वो कंडीशन जो रिमाइंडर है जीरो हो जाए, शेषफल ही जीरो हो जाए, तब कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तब हमारी फैक्टर थ्योरम, या अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम लिखा हुआ है, इसे हम मिटा के फैक्टर थ्योरम करेंगे। फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय, ठीक। हाँ, तो जब इसकी कंडीशन जो रिमाइंडर ही जीरो हो जाए तो हमारे पास ये सेटिस्फाई कंडीशन आती है। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं उल्टा सीधा दोनों तरह से कि अगर एक्स पी रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाता है या पी ए जीरो हो जाता है रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होने के बाद, क्योंकि आर एक्स की जगह हम पी ए ही निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो पी ए अगर जीरो हो जाता है तो हम कह सकते हैं एक्स माइनस ए इसका गुणनखंड है या इसका फैक्टर है। और उल्टा अगर कह दिया जाए कि एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है तो ये 100% होगा कि आर एक्स या रिमाइंडर हमारा जीरो होगा। इसका मतलब आर एक्स अगर रिमाइंडर जीरो है तो अगर पी ए में अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो वो भी जीरो हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे आता है, तभी थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं रब नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसी को रब करते हैं और आगे देखते हैं कैसे होगा। एक एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं कि अगर पी एक्स या एक पॉलिनोमियल जिसे x माइनस वन से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो क्या है, पी एक्स पॉलिनोमियल जिसे x माइनस वन से डिवाइड किया, तो अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो हमें पी ए निकालना पड़ेगा। ए की जगह क्या है, वन, ठीक। तो वन है अगर, तो ए की जगह अगर वन है तो हम पी ए अगर निकालते हैं यानी पी वन निकालते हैं तो वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन प्लस थ्री हो गया बच्चों। वन स्क्वायर वन ही होता है, ये कट गया यानी जीरो हो गया। अब ये कंडीशन जीरो हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ठीक। x माइनस वन इसका फैक्टर है। अब अगर आपको चेक करना है तो आइए लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करके देखते हैं। अब अगर हमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि बच्चों बताइए x माइनस वन इसका फैक्टर है कि नहीं है। अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है तो हमें क्या कर देना है, फैक्टर थ्योरम लगा देंगे। यहीं पे फैक्टर थ्योरम हमने चेक कर लिया। पूछा अगर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री का क्या ये फैक्टर है, तो मैं एक्स माइनस वन यानी वन निकाल लिया और ये जीरो दे दिया, तो हम लोग कह सकते हैं कि फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इसलिए ये इसका फैक्टर है। डिवाइड करके देखना है, आइए चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री को एक्स माइनस वन से डिवाइड करते हैं तो आ गया एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री तो माइनस थ्री, तो आ गया माइनस थ्री एक्स और प्लस थ्री, माइनस प्लस कट गया, जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। अब रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम उसी वाले फॉर्मूले में रख दें, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो आर एक्स की जगह हमारे पास जीरो आ गया, ये जीरो हो गया, और पी एक्स की जगह हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, और इसकी x माइनस ए की जगह क्या है, x माइनस वन, और क्यू एक्स की जगह हमारे पास क्या आया, एक क्वेश्चन है x माइनस थ्री। ठीक है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं x माइनस वन इसका फैक्टर है। देखिए दिख गया x माइनस इसका फैक्टर है, ये हमारा चेक हो गया। यहीं पे हमारी फैक्टर थ्योरम अप्लाई होती है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय कैसे आई, क्या इस्तेमाल है, यूज करना सीख गए हम लोग, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए अब ये क्लियर हो गया कि हमने इसको चेक भी कर लिया और ये इसका फैक्टर आ गया, इसलिए हमने कह दिया। अब देखिए इतना लॉन्ग डिवीजन मेथड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर जीरो आया, हमने यहाँ रखा, तब हमें पता चला कि इसका फैक्टर है, और यही काम दो लाइन में हो गया यहाँ पर। जैसे रिमाइंडर थ्योरम में भी लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किया था, उसके बाद सॉल्व किया था, तब पता चला था कि रिमाइंडर इतना है, इसमें रिमाइंडर को ही जीरो करना है, अगर जीरो हो जाता तो फैक्टर हो जाएगा, यही हमें करना है, या तो ऐसे कर लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए, ये चीज दो लाइन में हो गई। इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग है। रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग क्या है, कंडीशन, इस कंडीशन में जब हमें रिमाइंडर पता करना हो तब होता है रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका ये नंबर या ये दूसरा पॉलिनोमियल फैक्टर है या नहीं है, कंडीशन इस वाला कंडीशन, ये फैक्टर है या नहीं है,
ये पता करना होता है, या इसका उल्टा भी कि ये फैक्टर दिया हुआ है उसके बाद हमें रिमाइंडर पता करना होता है, तो रिमाइंडर तो 0 है, दूसरा पॉलिनोमियल के नंबर पता करने हैं तो हमारा फैक्टर थ्योरम लगती है। रिमाइंडर पता करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन फैक्टर पता करने के लिए फैक्टर थ्योरम। तो ये फैक्टर है कि नहीं है, ये इसीलिए देखिए रिमाइंडर पता करना था इसलिए रिमाइंडर थ्योरम नाम दे दिया, या शेषफल प्रमेय पर नाम दे दिया गया। फैक्टर है कि नहीं है ये जानकारी चाहिए तो हमने इसको फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय नाम दे दिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम इस्तेमाल करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या मध्य पद का विभाजन। इसको कैसे करते हैं, एक तरह से जुगाड़ू मेथड है, ये भी फैक्टराइजेशन के लिए यूज होता है या गुणनखंड के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें दिमाग बहुत लगता है। क्यों जुगाड़ू है, इसका एक उदाहरण हम दे देते हैं, आइए देखते हैं। पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं जो हम लोगों ने लिया था, क्या हम लोगों ने लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस क्या था बच्चों 3x प्लस 1, यही था, प्लस था 2, ये था शायद, ये देख लेते हैं। तो ये स्प्लिट होता है कि नहीं है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि कहा गया है मध्य पद का विभाजन, तो इसमें टर्म कितने हैं बच्चों, 1 2 3, 3 टर्म है, तो जाहिर सी बात है मध्य पद कब आएगा, जब 3 ही टर्म होंगे। इसका सेंटर ये है। अच्छा, सेंटर ऐसा नहीं कि ये कभी डिसऑर्डर फॉर्म में लिखा हो तब हम उसका सेंटर ढूंढ लें, जरूरी यह है कि ये हमेशा डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में लिखा हो। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, यानी x की पावर सबसे बड़ी आपसे आगे होगी, उसके बाद छोटी पावर एक और फिर जो पावर बिल्कुल नहीं है। जब हमारी कंडीशन, जब हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में हो जाएगी तब हमें मिलेगा मध्य पद या मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग का मतलब क्या है बच्चों, यहां पे हम देखते हैं 3, इस 3 को लिखने का तरीका क्या है आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x और प्लस 2 लिख सकते हैं। ऐसे करते हैं, माइनस एक्स और माइनस 2x और माइनस एक्स और प्लस 2, इसको ऐसे लिख लिया और हम लिख लिया x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 यहां से, और माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 आ गया यहां से, और ये हो गया x माइनस 2 कॉमन ले लिया और x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये फैक्टर हो गया x माइनस 1 x माइनस 2। अगर हम बहुत जल्दी हो गया कंफ्यूज और परेशान, क्या हो गया भाई, कुछ हुआ नहीं है, हमने इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अच्छा, अभी आपने देखा कि अभी इसके पहले कुछ गड़बड़ हो रही थी, 4x लिख दिए थे, फिर हमने कुछ सोचा और उसके बाद कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, दूसरी तरह से लिखते हैं। तो आखिर हमने 4x क्यों नहीं लिखा, 4x लिख दिए होते तो क्या हो जाता, आइए देखते हैं क्या हो जाता। ये देखो, अगर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस x और प्लस 2, तो बच्चों इसको सॉल्व क्या करते हैं हम, माइनस 4x में कुछ कॉमन मिलता है, मान लीजिए x से कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेते हैं x माइनस 4 होता, फिर यहां से क्या कॉमन लेते हैं ये x माइनस 2, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं, जब तक कॉमन लेते नहीं तो बाहर क्या आता है, इसीलिए ये नहीं लिया। अब समस्या ये आती है भाई, जब एग्जाम में बैठेंगे तो इतना दिमाग कौन लगाएगा, रब करें। जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इतना दिमाग कैसे लगेगा कि भैया ये मिडिल टर्म में यही 2 नंबर आएंगे, तो अभी छोटा नंबर है, जब बड़ा नंबर हो जाएगा तो हम कैसे ये बुद्धि लगाएंगे कि ये चीजें ऐसे लिखी जाएंगी, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट होगा। तो इसका नियम है बच्चों, कुछ नियम है, वो नियम आपको बताते हैं, उससे क्या होगा, दिमाग कम लगेगा लेकिन लगाना तब भी पड़ेगा, लेकिन मेहनत कम लगेगी। तो आइए देखते हैं वो क्या टर्म है। सबसे पहले क्या है, इस px को एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं, px जनरल फॉर्म में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में, ठीक। तो देखो साथ साथ हम ये जनरलाइज करते चलेंगे, अगर जनरलाइज करते चलेंगे तो लगभग सभी के लिए आपको पता चल जाएगा, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इधर हमने क्या किया, सबसे पहले a, अब यहाँ पे आइए देखते हैं नीचे a की जगह क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, b की जगह क्या है, साइन के साथ लेना बच्चों क्योंकि प्लस है इसलिए साइन के साथ लेंगे, b की जगह है -3 और c की जगह क्या है बच्चों 2। तो हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम लोग a और c को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी a c करते हैं, कितना आया 2, ठीक। उसके बाद c के पहले जो साइन होता है, c के पहले जो साइन होता है उसे इस्तेमाल करते हैं। उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, यानी ये पता चलेगा कि हमें ऑपरेशन क्या लगाना है, ऑपरेशन का मतलब जोड़ना है या घटाना है, अगर प्लस साइन है इसका मतलब इस सिचुएशन में हमें ऑपरेशन एडिशन इस्तेमाल करना है, यानी हम एडिशन या जोड़ की विधि इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, लाना कौन सा नंबर होता है, बी नंबर लाना होता है, ऑपरेशन कौन सा इस्तेमाल करना है, जोड़कर, ये रिक्वायरमेंट हो गई। क्यों, क्योंकि AC है और A और C में
इन्हीं के मल्टीपल्स को, ये जो 2 आया है, इसी के मल्टीपल्स को इस्तेमाल करते हुए ऐसी स्थिति लानी है कि दोनों जुड़ के बीच वाला नंबर सी दे दे। ठीक, यानी 2 के अगर हम गुणनखंड करें तो 2 बराबर 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी एक गुणनखंड 2 हो गया, एक गुणनखंड 1 हो गया। तो 2 प्लस 1, अगर 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 भी मिल जाता है, और 2 का हमारा डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, यानी हमें मल्टीप्लाई होने पे यही मिल गया। कंडीशन ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई होने पे यही मिले जो एसी को मिलना चाहिए, और जो जोड़ने पे हमें बीच वाला नंबर मिलना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हमें ये नंबर मिल गया, तो हमें मिला 2 और 1। अब स्थिति क्या है, अब आप कैसे भी लिख सकते हैं, हमारे कंडीशन की जो बड़ा नंबर वो पहले रख देते हैं, छोटा नंबर बाद में रख देते हैं। तो इस 3x को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में। अच्छा, अगर ये देखें तो इसमें एक और टर्म इंक्लूड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3, सॉरी माइनस, रुकिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब समझ में आ गया 2 1 जो हमारा था, इसे 2 प्लस 1 लिख सकते, इसे ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस और एक्स तो माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब इसे लेंगे तो बेटा इसमें इसमें कॉमन लिया जाता है, तो पहले इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है, x आ सकता है, कॉमन लेना क्लास 8 में सीखा गया है। नहीं आता है देखिए एक्स स्क्वायर है, यानी इसमें x से 2 बार मल्टीप्लाई, इसमें भी x है, सेम चीज मिल रही है तो हम कॉमन ले लेते हैं। एक x हमें कॉमन मिल रहा है तो ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, अगर एक x बाहर चला गया तो एक x बचा, और यहाँ से x एक ही था, ये बाहर चला गया तो माइनस के साइन के साथ 2 बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले, देखिए यहाँ पे x माइनस 2 है यहाँ पे, और यहाँ अगर हम देखें तो ये 2 माइनस एक्स है, तो अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लें अंदर से तो ये जो माइनस एक्स है वो प्लस एक्स हो गया, और जो प्लस 2 है वो माइनस 2 हो गया। अब देखिए अगर हम इसको पूरा एक पद माने तो यहाँ से x माइनस 2 अगर एक नंबर मान लेते हैं, x माइनस 2 इसमें भी है, बीच में साइन है, x माइनस 2 पूरा बाहर आ जाएगा, ये x माइनस 2 पूरा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x माइनस 2 बाहर आ गया, केवल x बचा, और दूसरे वाले टर्म में x माइनस 2 बाहर आ गया तो केवल माइनस 1 बचा। तो बच्चों ये हो जाता है हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक, यही तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या मध्य पद के विभाजक को करके हमें सॉल्व करने का। अच्छा, इसके अलावा भी एक बड़ा नंबर या बड़ा एग्जांपल लेते हैं, तो आइए एक वन से एग्जांपल बनाते हैं। मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, तो अगर हम px देखें, हाँ px क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मैं 3x स्क्वायर लिख दूं, ठीक, और प्लस 7x लिख दूं और प्लस 4 लिख दूं, ठीक है, यही कर देते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, इसको स्प्लिटिंग टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मिडिल टर्म में 7x, तो आपको हमेशा कंपेयर करना है, तो a की जगह कितना है 3 और c की जगह कितना है 4, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम ac करेंगे, ac कितना है 3 चौक 12, 4 3 12, 4 3 12, तो 12 के हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 छंग 12 और 3 दूनी 2 3 6 और 3 एकदम 3, यानी आ गया, हम लिख सकते हैं 2 गुणे 6 भी 12 देता है, और 3 गुणे 4 भी 12 देता है, और 12 गुणे 1 भी 12 देता है, इसके अलावा 6 गुणे 2 तो दे ही रखा है, ठीक है। इस तरह से इतनी चीजें 12 देती हैं। तो अब देखिए 7x, हाँ, तब देखिए यहाँ 7x है, तो 6 और 2 का अगर c के पहले क्या है साइन प्लस, यानी ऑपरेशन कौन सा इस्तेमाल करना है, एडिशन का, ठीक, यानी हमें जोड़ के चाहिए 7। अब जोड़ के चाहिए 7, तो 6 और 2 को जोड़ेंगे हमें मल्टीप्लिकेशन तो 12 मिल जाएगा, लेकिन क्या जोड़ में 7 मिलेगा, नहीं, 12 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें 13 मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन 13 मिलेगा, लेकिन अगर 4 और 3 को जोड़ा, 4 3 7 दिख गया बच्चों, तो हमें यही मिल जाएगा, यानी हमें दूसरा वाला ये वाला टर्म इस्तेमाल करना है। तो अब समझ में आया हमारा दिमाग कैसे चलेगा। हमारे पास 3-4 संभावना है, हो सकता है ज्यादा भी संभावना मिले, लेकिन हमें क्या करना है, अपने मतलब की संभावना का इस्तेमाल करना है। कैसे पता चलेगा, इस साइन को देख के और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसे गुणनखंड निकाल के। तो 3x स्क्वायर प्लस, अब 7 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 4, और जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये वाला टर्म आप उड़ा सकते हैं, हवा में लगेगा ये। तो आइए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 4, यानी आप कॉमन कितना लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 4 आ गया, और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 4 आ गया। भाई यहाँ पे जब 3x प्लस 4 बचा ही है, 1 ही कॉमन लेंगे, 3x एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये दो टर्म है, 3x प्लस 4 इधर भी है, 3x प्लस 4 इधर भी है, पूरा उठाकर 3x प्लस 4 बाहर ले लेंगे, तो 3x 4 बाहर चला गया, तो इस वाले ब्रैकेट में क्या बचा, x बचा और एक प्लस साइन, और जब 3x प्लस 4 बाहर आ गया तो 1 बचा। तो आइए ये हमारे फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, अब इसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर निकालने के लिए, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर निकालने के लिए, और मिडिल टर्म को जो स्प्लिटिंग का मेथड है या मध्य पद का विभाजन, वो भी हमारे फैक्टर के लिए, बस
जुगाड़ू मेथड है। इसका यूज आगे होगा, कैसे होगा आने वाले समय में बताएंगे। तो आज के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में हमारा ये साल खत्म हो जाएगा और नया साल आएगा, तो आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम बधाई। और इसी के साथ जाते जाते साल में हमने इसका भी अंत कर दिया कि दिमाग में ये परेशानी बनी हुई थी और इसको भी हमने खत्म कर दिया। उम्मीद है आपको इसमें सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल क्वेश्चन पूछिएगा। और इसके अलावा अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी मदद से और अच्छी चीजें करने को मिलेंगी। और कमेंट बॉक्स में अगर सब कुछ लिखा हो तो फैक्टर थ्योरम लिखना ना भूलें। तो इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।